हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज कुमार लेकर आया हूं एक नया मॉक टेस्ट जो कि जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और मैं इससे पहले 3 मॉक टेस्ट करा चुका हूं, तो ये आज का जो मॉक टेस्ट है वो 4th मॉक टेस्ट है। तो अगर आपने वो 3 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप मैं प्लेलिस्ट में आप जाइए डायमंड ज्ञान अड्डा की, और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में तीनों मॉक टेस्ट डले हुए हैं, तो उनको पहले आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं चौथे मॉक टेस्ट की। देखिए, चौथे मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि काकरापार जो परमाणु संयंत्र केंद्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार जो परमाणु संयंत्र केंद्र है भारत के किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताइए। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या गुजरात में। तो पहले का ऑप्शन है डी पार्ट, इसका करेक्ट है, गुजरात में ये स्थित है। और मैं आपको बता दूं, ये जो परमाणु विद्युत केंद्र है, इस तरीके से इनको नाभिकीय शक्ति केंद्र भी कहते हैं। आप कह सकते हैं नाभिकीय नाभिकीय शक्ति केंद्र, और नाभिकीय शक्ति केंद्र भी इनको कहते हैं। इसके बारे में मैं बता दूं, जो काकरापार जो परमाणु संयंत्र केंद्र के बारे में बात चल रही है जो कि गुजरात में स्थित है, ये 1993 में इसकी स्थापना जो है वो 1993 में ये चालू हुआ था। तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला दूसरा प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया था। 1919 में, 1918 में, 1922 में या 1925 में। तो बताइए आप लोग, क्या इसका ऑप्शन सही है। देखिए, इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है। 1919 में ये खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, और ये शौकत अली तथा मोहम्मद अली द्वारा, ये दो लोग हैं, एक है शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो लोगों के दोनों के द्वारा तुर्की के जो खलीफा के समर्थन हेतु चलाया गया था। मतलब तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन के लिए चलाया गया था, जो धीरे धीरे क्या हुआ था, यही जो खिलाफत आंदोलन है ये धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में बदल गया था। तो ये जो है वो असहयोग आंदोलन में बदल गया था। और आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में 1920 में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और जिसका प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो इतनी बात आप इस बारे में याद रखेंगे। मुख्यतः खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो 1919 से हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, कैलाश सत्यार्थी को या अटल बिहारी वाजपेयी को। तो बताइए किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सबको पता होगा, इसका आंसर जो है वो सी पार्ट सही है, कैलाश सत्यार्थी को। अभी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई जो है, मलाला यूसुफजई, उनके साथ इन्हें कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार दिया गया था। महात्मा गांधी 5वां नोबेल पुरस्कार के लिए नामित जरूर हुए हैं, लेकिन इनको कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी या भीमा शंकर। तो बताइए आप, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। देखिए, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, मैं बता दूं, महाराष्ट्र के, इसका ऑप्शन जो है वो सही है, ए पार्ट। ये महाराष्ट्र के एक स्थान है गढ़चिरौली। तो ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के, ये गढ़चिरौली जिला है। तो जिले के पेन गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर ये जो है वो मार्कंडेश्वर मंदिर है। और इसी मार्कंडेश्वर मंदिर को खजुराहो के रूप में भी, विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो बताइए, लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में या आमेर फोर्ट जयपुर में या आगरा फोर्ट में। देखिए, इसका आंसर जो है वो आपको पता होगा। इसका आंसर है जो है लाल किला दिल्ली में INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ये INA है क्या, देखिए आजाद हिंद फौज, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आजाद हिंद फौज। और इस आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में इन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है कि जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल और नीचे जो है खारे जल का प्रवाह होता है। बराक नदी, लोनी नदी या घग्गर नदी।
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बताइए 6 का जो है वो ऑप्शन बी पार्ट सही है, लूनी नदी। और अगर मैं बात करूं लूनी नदी के बारे में तो ये राजस्थान की नदी है, और राजस्थान की इस लूनी नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला की स्थित जो नागा पहाड़ियां हैं। तो अजमेर के निकट जो अरावली श्रृंखला की जो नागा पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी या रामगंगा नदी? तो बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होगा। देखिए 7th का जो ऑप्शन सही है वो बी पार्ट सही है, दामोदर नदी को अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए ये प्रसिद्ध है। और अगर बात करें जो ये नदियां दी हैं इनमें ये जो दामोदर नदी है इसकी क्या है कि ये नदी जो है अपने अनुप्रवाह में दाहिनी ओर जो है तीक्ष्ण मोड़ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, और इसकी चौड़ाई और जल धारण क्षमता जो है कम होती जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8th, नेटिव मैरिज एक्ट। देखिए इसके बारे में आपको पहले पता भी हो, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1874 में, 1876 में? तो बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होगा। तो इसका आंसर सही है 1872 में, बी पार्ट इसका आंसर सही है। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये नेटिव मैरिज एक्ट होता क्या है। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो इस एक्ट के तहत अंतर जातीय विवाह, जो अंतर जातीय विवाह है, ये अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई है इसमें। और इसमें जो लड़की की जो उम्र है, तो लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र जो है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये नेटिव मैरिज एक्ट ये कहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? बताइए किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा की दी गई है? चंबल नदी को, दामोदर नदी को, गंडक नदी को या रामगंगा नदी को? तो 9 का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यही दामोदर नदी है जो कि जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। एक्चुअल में इसलिए इसे दी गई है क्योंकि ये इसमें नदी में प्रदूषण जो है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इस प्रदूषण की बढ़ने के कारण जो है वो इसको जैव मरुस्थल की संज्ञा भी दे दी गई है। अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है वो 10वां, कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रवेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश? तो ऑप्शन जो है वो इसका आपको अब तक पता चल गया होगा, ऑप्शन है इसका डी पार्ट, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि पूरी दुनिया में जो सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हजारों बड़े जानवरों का शिकार के द्वारा मारा जाता है, और इसलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या कथन सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है, या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है? तो बताइए 11 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए इसका पार्ट जो है वो सी पार्ट सही है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता क्या है, आप जानते हैं कि ऊर्जा का ह्रास होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसी कारण उत्पादकों की संख्या जो है वो उपभोक्ताओं से अधिक है। तो जो उत्पादकों की संख्या है वो उपभोक्ताओं से अधिक है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या जो है वो मांसाहारियों की संख्या से अधिक है। तो ये कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण? तो बताइए कौन सा पर्यावरण कहलाएगा। तो आपको पता होगा 12 का जो ऑप्शन सही है बी पार्ट, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मतलब कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, और इसलिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक, ये जो है
जैविक सूचक के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन, मेथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा या सूरजमुखी का पुष्प। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, शायद आप सबको पता हो। लाइकेन जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं वायु प्रदूषण के, तो लाइकेन्स जो हैं वो अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, तो जैविक सूचक का प्रमुख उदाहरण है लाइकेन्स। ठीक, तो 13 का आंसर आपका जो है वो ए पार्ट सही है। 14 क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का जो सचिवालय है वो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पेरिस में, नई दिल्ली में, गुरुग्राम में या न्यूयॉर्क में? तो आप थोड़ा सा अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में ये इसका सचिवालय स्थित है। और इसके पीछे कारण ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, और ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2030 तक, मतलब 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से भी अधिक राशि का निवेश करना, और कम से कम सदस्य जो भी इसके देश हो वो भी 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन की क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करेंगे। ये इसका लक्ष्य और उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको मुख्यालय याद रखना है। तो मुख्यालय आपको पता ही चल गया होगा कि इसका कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? बताइए, चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में या टैल्क में? तो बताइए आपकी किस में कैल्शियम विद्यमान है? तो ऑप्शन आपका इसका सही पे है 15 का सी पार्ट सही है। जिप्सम में जो है वो कैल्शियम इनकी अपेक्षा सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है, और जिप्सम का अगर कभी सूत्र भी पूछा जाए, रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? देखिए बताइए कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो पहला है कपास, दूसरा है केस या बाल जिन्हें आप अपने बाल कहते हैं, तीसरा है लूता रेशम मतलब स्पाइडर सिल्क, और चौथा है खुर। तो बताइए कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो आप निश्चित रूप से बता पा रहे होंगे कि इसका ए पार्ट जो है वो कपास जो है वो प्रोटीन नहीं है, और समस्त जितने भी बाल हैं और ये रेशम है और खुर है ये सब प्रोटीन है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी मतलब दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो एड्रिनल ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, अग्नाशय है या थायराइड है? बताइए कौन सी ग्रंथि जो है वो दोनों प्रकार की है? तो सीधी सी बात है कि ये जो है वो अग्नाशय है, दोनों प्रकार की ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। ठीक, अंतःस्रावी में ये क्या करती है, रक्त को विनियमित करती है, और बहिःस्रावी में ये मुख्यतः पाचन में सहायक होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है? बताइए कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी, घेंगा, रतौंधी या वर्णांधता? तो आप बता पा रहे होंगे, अगर पता है तो बेरी-बेरी जो रोग है वो पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से भी हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी एक तरीके से विटामिन का ही है, 19 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विटामिन B6, और इधर विटामिन लिखी है, इधर प्रचुर स्रोत लिखे हैं कि किससे कौन सी विटामिन अधिक प्राप्त होती है। तो विटामिन B6 लिखी है, विटामिन B2 लिखा है, विटामिन E लिखा है, विटामिन K लिखा है। तो विटामिन B6 मतलब धान और चोकर लिखा है, विटामिन B2 तो यार्ड कार्ड यकृत तेल में लिखा है, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में लिखा है, और विटामिन K अल्फा अल्फा प्लस से लिखा है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 19 का ये बी पार्ट जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कॉड यकृत ऑयल जो है वो मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है, और ये जो है मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन डी में उपस्थित होता है, ना कि बी में। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ये बी पार्ट गलत है और सब सही है। 20 अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस तत्व का अभाव होता है? एक तरीके से लौह का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या पोटेशियम का? तो अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, इस मनुष्य के जो माँ का दूध होता है नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है, ये सबको पता है। इसमें लौह अयस्क नहीं पाया जाता, तो 20 का ए ऑप्शन जो है वो सही होगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस ने, आइवर जेनिक ने, H.J. लास्की ने या केसी व्हीलर ने? तो बताइए किसने कहा है? तो हम आपको ऑप्शन में बता दे रहे हैं कि केसी व्हीलर, ये क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के, ये केसी व्हीलर जो है वो
ऑस्ट्रेलिया के जो कह लीजिए संविधानविद हैं, और इन्होंने ये कहा था कि भारत एक कैसा है, अर्ध संघात्मक राज्य है, मतलब क्वासी फेडरल स्टेट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो बताइए कब जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका बताइए, इसका ऑप्शन अच्छे से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 22 का डी पार्ट सही है, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी अप्रैल में मना चुके इसको। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो बताइए किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में, 39 ए में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 43 ए में। तो आप बताइए किस में किया गया है। तो अनुच्छेद जो है वो 43 ए में इसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए इस 23 का जो ऑप्शन होगा वो डी पार्ट सही है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छे से सोच लीजिए, जल्दबाजी ना करिए। यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की जो प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है, इसको आप लागू नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेरुवाड़ी मामला है जो कि 1960 में हुआ था, तो इस बेरुवाड़ी जो मामला था, इस बेरुवाड़ी मामले में जो कि 1960 में था, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना था। परंतु क्या हुआ था, जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में, तो 1973 में केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो पूर्व निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना और यह निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। तो इसलिए इस प्रकार यद्यपि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, तथापि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु प्रस्तावना की जो सहायता है वो न्यायालय द्वारा ली जा सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा विस्तार से बता दिया आपको। इसके बाद 25 क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। आप ध्यान रखिए, नियोजित विकास का विरोध करने वाले कौन है। ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो इसका ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी ने जो भारत का नियोजित विकास का विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में के जो अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते। त्रिपुरा में, इसके बाद सिक्किम में, नागालैंड में या उपरोक्त सभी में। तो बताइए किस में नहीं लागू होते हैं। तो 26 का ऑप्शन सही है कि इस त्रिपुरा में जो है वो ये लागू नहीं होते। और या ये कह लीजिए कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, आप जानते हैं कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं। तो इन इन राज्यों में लागू होते हैं। तो इसमें अच्छा ये पूछा गया किस में लागू होते हैं, तो त्रिपुरा में लागू होते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्रुवदास और भगत, नामवाली, नावादास, भक्तमाल, रसकान, रसिक प्रिया और उस्मान चित्रावली। तो ये कवि है, उनकी एक रचनाएं हैं। तो ऑप्शन बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 27 का ऑप्शन सी, ये जो रसिक प्रिया है, आप जिसे देख पा रहे हो, तो ये रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है, ना कि ये रसकान की, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद 28, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। जो, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब या जमादानी। बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो 28 का जो है वो बी पार्ट सही है, चौथ के नाम से ये राजस्व को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार अच्छे एग्जामों में पूछा जा चुका है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है। भगत सिंह ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बारिंद्र कुमार घोष ने या पुलिन बिहारी ने। तो 29 का ऑप्शन सही है, बी पार्ट, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण
अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स? तो ऑप्शन बताइए आप क्या सही होगा इसका। ऑप्शन सही है कि जो परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया है निम्न में से क्या पैदा करती है? जो ओजोन पैदा करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 31 कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी थी? बताइए, समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, और अमोघ वर्ष की, या गौतमी पुत्र सातकर्णी की? तो बताइए 31 का ऑप्शन क्या सही है? समुद्रगुप्त की ये उपाधि थी, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि। ठीक है, इसके बाद 32 विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? बताइए, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? अच्छे से सोच के बताइए। तो 32 का सी पार्ट सही है। धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला बिहार के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33। तो 33 में कि लॉर्ड डलहौजी की जो ये विलय नीति है का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यही अच्छा है कि ये विलय नीति किसकी है, तो ये लॉर्ड डलहौजी की है। और फिर प्रथम शिकार कौन हुआ है? झांसी हुआ है, सतारा हुआ है, करौली हुआ है, या संबलपुर हुआ है? तो 33 का बी पार्ट सही है। सतारा जो है वो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ है। और इसका मतलब ये कह लीजिए कि ये जो सतारा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो प्रदेश है तो ये 1848 में, ये 1848 ईस्वी में इसकी विलय नीति के अंतर्गत ये आया था। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34 कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जो इनकी उपाधि थी नाइटहुड, तो ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको त्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, और साइमन कमीशन या क्रिप्स मिशन? तो अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो है उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या तेल कंपनियां? हाँ, अब आप जानते होंगे कि अब जो तेल के दाम है वो घटते बढ़ते रहते हैं। प्रतिदिन रोज तेल के दाम या तो घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। मोस्टली तो बढ़ते ही रहते हैं, घटते तो कम ही है। तो अब उसका निर्धारण कौन करता है? पहले कोई भारत सरकार करती थी, लेकिन अब भारत सरकार ना करके इनका जो निर्धारण है वो अब तेल कंपनियां करती हैं कि आज का तेल का मूल्य क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या श्रीमन नारायण अग्रवाल ने? तो शायद ये है, आप कोई बता पाए। तो इसका आंसर सही है डी पार्ट। तो गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो कोई ना कोई क्वेश्चन जनगणना का आएगा। वैसे तो जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप जान रहे हैं कि पेंडेमिक चल रही है और पेंडेमिक के कारण जो है वो इस समय वो नहीं हो पा रही है। तो 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था। तो बताइए कितना जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था? 31.34, 17.70, 13.31 या 23.85? तो ऑप्शन बताइए आप क्या सही होगा। तो ऑप्शन जो इसका सही है 37 का बी पार्ट 17.70। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ है 2020, इसका आयोजन कब हुआ है? 22 से 25 दिसंबर 20 तक, 23 से 24 20 तक, 18 से 22 20 तक, या 24 से 26 दिसंबर 2020 तक? तो 38 का ऑप्शन सही है ए पार्ट, 22 से 25 दिसंबर 2020 तक इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई थी, इसमें अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के विज्ञान और या विश्व कल्याण के लिए जो विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, उस फिल्म का नाम क्या है? ए नेचुरल कोड, नाइट नर्स, कीप योर स्माइल, या द इंसेक्ट टेक्यूआर? तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी पार्ट ही सही है, द इंसेक्ट टेक्यूआर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 40। तो वो क्वेश्चन ये है कि 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है ये, और केंद्र सरकार ने किस वर्ष
इस वर्ष को मनाने की घोषणा की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस वर्ष ये सुशासन दिवस मनाने की घोषणा हुई, 2013 में, 14 में, 16 में या 18 में? तो आपको पता होगा कि इसका आंसर सही है 40 का जो आंसर सही है, बताइए। तो 40 का आंसर आप लोग अच्छे से बताइए। इसका आंसर जो सही है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 को देश भर में मनाया जाता है और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 2014 से हुआ है। और ये किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है? ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। वो ये है कि 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान, ये स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल ने, थावर चंद गहलोत ने, प्रकाश जावड़ेकर ने या रविशंकर प्रसाद ने? बताइए किसने इसका जो है वो शुभारंभ किया है? तो 41 का ऑप्शन सही है बी, थावर चंद गहलोत ने इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद देखिए हमने कहा कि कोई ना कोई एक दिवस जरूर आता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 15 दिसंबर को? तो ऑप्शन इसका सही है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी है। इसमें शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निर्देशालय या भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला आप जो है कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग के। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनिए, जैसे 22 और 45। अब बताना है आपको 48 का क्या होगा। तो आपके पास समझने के लिए समय है 105, 115, 110 या 120। देखो इसमें लॉजिक लग रहा है, अगर लग गया तो आपका ठीक है। देखो आप एक बात समझ सकते हो कि इसमें 22 में अगर 2 से भाग दो तो कितना आता है? 11 आता है 11। और 11 में 5 का गुणा कर दो तो कितना आता है? 55। तो इसी तरीके से 48 में 2 का भाग दो आया 24 और 24 में 5 का गुणा कर दो तो कितना आया? 120। तो ऑप्शन इसका सही है डी पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है मैग्नेट को इस तरीके से लिखा गया है। और तो बताइए इस कोड भाषा में इस फ्रॉड को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि एम का जो संबंध बन रहा है वो एम का अगर आप देखो तो इस पी से लास्ट में जो लिखा है तो एम एन ओ पी मतलब +3। तो इसी तरीके से ए का भी +3 डी बनना है, ठीक है। इसी प्रकार से जी का भी +3 जो है वो क्यू बनना है। इसी प्रकार से एन का +3 जो है वो क्यू बनना है, ई का +3 एच बनना है और टी का +3 जो है वो डब्ल्यू बनना है। तो आप ऐसी एफ का जो +3 होगा वो आप इसमें ढूंढ पा रहे होंगे। तो एफ का +3 क्या है? तो डब्ल्यू इसका +3 है वी जी एक्स। तो वी जी एक्स कहाँ है? ऑप्शन बी पार्ट सही है, ठीक है। इसके बाद 46 दिए गए विकल्पों में से जो विषम युग्म है उसको बताना है। तो आई के, पी एन, वी डी और एस यू। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए आई और के, आई जे के मतलब आई में क्या हुआ है? +2 हुआ। इसके बाद पी में भी आप देख लो, पी के बाद क्या हो रहा है? पी में तो -2 हो रहा है, पीछे जा रहा है ना। और बी डी में इसमें भी +2 हो रहा है और एस यू में भी +2 हो रहा है। तो ऑप्शन यही जो है वो भिन्न है क्योंकि इसमें पीछे और जा रहा है, आगे नहीं, -2 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रायंगल को इस फॉर्म में लिखा गया है तो कंप्यूटर को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो आप समझ सकते हो ट्रायंगल को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो टी के बाद क्या हो रहा है? टी के बाद एस आ रहा है, एम एन ओ पी एन ओ पी। उसके बाद ये क्या आ रहा है? आपका एस आ रहा है। इसी प्रकार से आर के बाद क्या हो रहा है? +1 करते जाइए आप, ये आपका जो है वो आर के बाद एस बनना है। तो ये एक एक प्लस में बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है अगला कर सकते हैं कंप्यूटर में, जो एक एक आप अगर बढ़ा दें तो इस हिसाब से जो 47 का आंसर कौन सा सही है आप खुद बताइए, अच्छे से सोचिए, टाइम लेते हुए करिए, पॉज करके करिए। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 47 का डी पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है, मतलब 22 मई को सोमवार है। तो नीरव का जो जन्मदिन जो है 30 अक्टूबर को हुआ है। तो 30 अक्टूबर को आपको बताना है कौन सा दिन है। तो कुछ नहीं है, तो इस तरीके सरल क्वेश्चन है कि बी 22 को हुआ है तो 22 के बाद आप पता करिए मई में कितने दिन बचे? 9 दिन बचे।
इसके बाद जून में 30 दिन बचे, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, और अगस्त के बाद सितंबर में 30 दिन, उसके बाद अक्टूबर में 30 दिन। आप इन सबको जोड़ो तो कितने बन रहे हैं? 161 बन रहे हैं, और 161 में 7 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 23। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी बचा नहीं, तो इसका मतलब जो दिन सोमवार था तो फिर सोमवार ही इनका भी होगा, नीरव का भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। वो क्वेश्चन ये है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। सीधी सी बात है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है, निष्कर्ष लिखा है। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की क्यों जरूरत होगी, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो इसका कोई इससे कथन से तो कोई लेना देना है नहीं। तो 49 का आप ये कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 49 का मेरे हिसाब से 49 का जो है वो क्या होना चाहिए कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, और इसमें लिखा हुआ है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। देखिए, बीमार लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, और इससे ना तो यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। भाई जरूरी है कि स्वस्थ लोग हों तो उन्हें भी किसी प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता पड़ जाए, और ना ही यह निष्कर्ष निकलता है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। तो निष्कर्ष ना तो एक और ना तो निष्कर्ष दो। इसके बाद देखिए अगला है और लास्ट भी है कि मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कोई नहीं? तो बताइए, ये मांडू महोत्सव जो है इसका संबंध किससे है? तो ये आप बता पाएंगे। इसका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है, और ये जो है 3 दिवसीय होता है, और इसका विषय जो है अभी मना है ये मांडू महोत्सव 13 से 15 जनवरी 2021, सॉरी जनवरी कह रहे हैं, फरवरी 2021 में अभी मनाया गया है। और ये जो है खोजने में खो जाओ, इसका विषय में था, वो भी मैं बता दूं आपको। खोजने में खो जाओ, ये इसका विषय था। तो देखिए, आप लोगों को अगर ये पूरा मॉक टेस्ट आपने किया होगा, आपके कितने नंबर आए वो नंबर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरीके से आपको मैं डेली आपको मॉक टेस्ट कराता रहूंगा। आप अपनी जूनियर एडिट से संबंधित जो भर्ती की तैयारी है वो आप विधिवत रूप से तैयार रखिए, सुचारू रूप से तैयार रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथ ही साथ ये बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से मैं आपको